Friends, welcome to my channel Shri Coaching Classes. We are going to add more videos for further lessons. If you like my teaching, don't forget to subscribe to get notification of those videos. अब देखते हैं सोप कैसे तैयार करते हैं वो देखते हैं। व्हेन ऑयल और एनिमल फैट, जब ऑयल या एनिमल फैट, ठीक है, हम बॉइल करेंगे किसके साथ? विथ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड लो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो, कोई भी, ठीक है। इसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने एनिमल फैट बॉइल किया तो हमें क्या मिलता है? जो भी लेंगे आप, सोडियम लेंगे तो सोडियम का मिलेगा, पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम का मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो फैटी एसिड बोलते हैं उसे, ठीक है। तो फैटी एसिड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। सोडियम का लेंगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार होगा, पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार होगा, एंड दैट इज व्हाट अवर सोप, वो है हमारी सोप, ठीक है। When soap is mixed with hard water, जब हम सोप को हार्ड वाटर के साथ मिक्स करते हैं, हार्ड वाटर में यूज करते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स आर फॉर्म। व्हाइट पार्टिकल्स दिखते हैं, दैट इज सॉल्ट्स ऑफ कोएगुलेशन, मतलब वो जो सॉल्ट्स रहते हैं उस पानी में, हार्ड वाटर में, वो कोएगुलेट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस बीइंग वाटर इनसोल्युबल, दे फॉर्म प्रेसिपिटेट एंड दैट इज वाई लैदर इज नॉट फॉर्म। तो बड़े बड़े पार्टिकल्स तैयार हो जाते हैं, उसी प्रेसिपिटेट बोलते हैं हम, ठीक है। उसमें लैदर फॉर्म नहीं होता। कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द डिफरेंस बिटवीन बाथिंग सोप एंड वॉशिंग सोप। बाथिंग सोप और वॉशिंग सोप एक डिफरेंस तो दिया हुआ है। बाथिंग सोप में क्या, हाई ग्रेड फैट एंड ऑयल आर यूज एज द रॉ मटेरियल। हाई ग्रेड के फैट्स और ऑयल यूज करते हैं बाथिंग सोप में, और वॉशिंग सोप में लो ग्रेड के फैट्स और ऑयल यूज करते हैं। देखो दूसरा डिफरेंस हमें बताना है, क्या होगा दूसरा डिफरेंस? बाथिंग सोप किस लिए यूज करते हैं? नहाने के लिए, हमारे स्किन के लिए कोई हार्म ना हो इसलिए, क्योंकि लो ग्रेड के जो फैट्स होते हैं वो हमें हमारे स्किन को हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम हाई ग्रेड सॉल्ट यूज करते हैं फॉर स्किन क्लीनिंग के लिए, और ये वॉशिंग पर्पज के लिए यूज होता है, कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए, इसलिए यहाँ पे लो ग्रेड के फैट्स यूज किए हैं, सो दैट में हार्म अवर स्किन, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देखते हैं हम, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, अब व्हाट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मतलब क्या? रेडिएशंस मतलब क्या? एलिमेंट्स विथ हाई एटॉमिक नंबर सच एज यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये जो इनके हाई एटॉमिक नंबर्स है, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है ना, इनके एटॉमिक नंबर हाई है। अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पॉन्टेनियस मतलब 90 के ऊपर, ठीक है, 80 के वगैरह ऊपर जो हाई एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स होते हैं, है वो प्रॉपर्टी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिटिंग इनविजिबल, हाईली पेनिट्रेटिंग एंड हाई एनर्जी रेडिएशन। इनमें से हमेशा रेडिएशन निकलते रहते हैं। ये जो हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स है, इसमें से क्या निकलते रहते हैं? रेडिएशन, मतलब रेज। रेडिएशन मतलब क्या? रेज, है ना, रेज निकलते रहते हैं हमेशा। और दोज रेज आर हाईली पेनिट्रेटिव, ये बहुत ही पेनिट्रेटिंग होते हैं। आपने एक्सरेज का नाम सुना है? एक्सरेज यूज करते हैं ना, वो भी रेडिएशन है, हमारी बॉडी पे डॉक्टर लोग यूज करते हैं कि एक्सरेज जो होते हैं हमारे बॉडी में से पास हो सकता है, लेकिन वो हमारे बोन्स में से पास नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमारे बोन में क्रैक है, ठीक है, तो उसमें से वो पास हो जाएगा, तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि कहाँ क्रैक है। तो ऐसे ही रेडिएशन, ये हाईली पेनिट्रेटिव रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, हाई एनर्जी के, इसलिए उनको रेडिएशंस बोलते हैं। रेडिएशन समझ में आया? रेडिएशन मतलब रेज, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जो सब्सटेंस ये रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी बताते हैं, उन सब्सटेंस को बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इनमें से रेडिएशंस निकलते रहते हैं, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी बताते हैं। और सब्सटेंस हैविंग दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। द न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज अनस्टेबल। ऐसा क्यों करते हैं वो? ये प्रॉपर्टी उनमें क्यों है? क्योंकि उनका न्यूक्लियस जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। हायर लेवल में, मतलब अगले क्लास में आप सीखोगे रेडियो एक्टिविटी कैसी होती है, रेडिएशंस क्यों निकलते हैं, किस तरह से वो अनस्टेबल होता है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स कैसे जंप करते रहते हैं, और कैसे रेडिएशंस निकलते हैं, ये आप 10th स्टैंडर्ड में सीखोगे, ठीक है। Radioactive substances are relevant to our day-to-day life. However, before going further, let us learn something about this substance. हम सीखेंगे इसके बारे में, ये substance कहाँ यूज़ होते हैं, बस इस साल आपको उसका यूज़ ही है, ठीक है, कहाँ यूज़ होता है, कैसे होता है, बस इसकी इन्फॉर्मेशन है, बाकी का हम अगले साल सीखेंगे, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस गिवन आउट बाय द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। 3 तरह के रेडिएशंस निकलते हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा, ऐसे 3 तरह के रेडिएशंस निकलते हैं। नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस देखिए। नेचर मतलब कि वो
उसको उससे कौन से चार्जेस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उसको बोलते हैं नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो 1889 में रुदरफोर्ड ने ये रेडिएशंस डिस्कवर किए, 2 टाइप्स ऑफ रेडिएशन डिस्कवर किए, अल्फा और बीटा, ये 2 रेडिएशंस डिस्कवर्ड किए। बाद में विलियम ने भी और एक थर्ड टाइप डिस्कवर किया एंड दैट इज गैमा रेडिएशन। तो इस तरह से 3 टाइप्स के रेडिएशंस है। कौन से है? अल्फा, बीटा एंड गैमा, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट है, वो देख लेते हैं। फ्रेंच साइंटिस्ट था हेनरी बेक्वेरेल, ठीक है। वो स्टडिंग पिच ब्लेंड कंपाउंड यूरेनियम का स्टडी कर रहा था। हो ही हैड केप्ट सम अनयूज्ड फोटोग्राफिक प्लेट्स इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स। उसने क्या किया, कार्डबोर्ड बॉक्स में कुछ फोटोग्राफिक प्लेट्स वैसे ही रख दिए थे, ऐसे काम होने के बाद रख देते वैसे रख दिए थे उसने। उसके ऊपर एक चाबी रख दी थी, ठीक है। और यूरेनियम का एक थोड़ा सा यूरेनियम था, वो उसके ऊपर चाबी के ऊपर रह गया होगा उसके हाथ से गलती से वगैरह, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद उसने देखा, जो प्लेट्स उसने वॉश की, तो कि उसके ऊपर चाबी का क्या बन गया था, चाबी का शेप बन गया था प्लेट्स के ऊपर, जो बॉक्स के अंदर थी। चाबी बॉक्स के ऊपर थी, ठीक है, बॉक्स के अंदर प्लेट्स थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बन गया था, प्लेट्स के ऊपर चाबी का निशान बन गया था। इसका मतलब क्या हुआ, उसके चाबी के ऊपर क्या था, यूरेनियम था, है ना। यूरेनियम जो था वो चाबी में से पास नहीं हुआ, लेकिन यूरेनियम से जो रेडिएशंस निकले वो चाबी में से पास नहीं हुए, क्योंकि वो मेटल की थी चाबी, ठीक है। और बाकी हर जगह पास हुए, तो वो रेडिएशंस, इसलिए चाबी का क्या बन गया, वहाँ पे आकार बन गया, मतलब वहाँ पे रेडिएशंस पास नहीं हुए, तो चाबी का शेप वहाँ पे दिखने लगा, ठीक है। चाबी के शेप के रेडिएशंस, वहाँ से रेडिएशन पास नहीं हुए, चाबी का शेप था वहाँ तक, बाकी सब जगह से हुए। तो उसे ये पता चला कि सम रेज माइट बी एमिटिंग फ्रॉम यूरेनियम, ठीक है, सम रेज माइट बी पेनिट्रेटिंग। तो उसे ये पता चला, जैसे एक्स रेज वगैरह होते हैं ना, जो पेनिट्रेट करते हैं सब्सटेंस से। सो दीज रेज वेयर कॉल्ड बेक्यूरेल रेज, क्योंकि उस साइंटिस्ट के ऊपर से उस रेज को नाम दे दिया बेक्यूरेल, उस साइंटिस्ट के नाम से, ठीक है। बाद में कुछ दिनों बाद मैडम क्यूरी ने भी ऐसे ही तरह के रेडिएशंस थोरियम से निकलते हुए देखे। रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, रुदरफोर्ड एंड वेल्डर स्टडीड द रेडिएशन एमिटेड बाय द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से जो रेडिएशंस निकलते हैं उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट नीचे दिया हुआ है आपको, देखो, अल्फा, बीटा और गैमा रेज का, ठीक है। एक बॉक्स रखा है वहाँ पे, ठीक है। बॉक्स में क्या है, बैग्स में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, बॉक्स में क्या है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या कर रहा है, वहां से रेडिएशंस निकल रहे हैं, ठीक है, वहां से रेडिएशंस निकल रहे हैं। एक प्लेट में से वो जा रहे हैं रेडिएशंस, देखिए आप, प्लेट में से सीधे जा रहे हैं, ठीक है। 2 प्लेट्स आर देयर, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, ओके। तो रेडिएशन तो सीधे सीधे जा रहे हैं, यहाँ तक सीधे सीधे जा रहे हैं, लेकिन प्लेट्स जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स वहाँ पे आई, वो एकदम सेपरेट हो गए, रेडिएशंस गेट सेपरेटेड। कुछ रेडिएशंस पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़े, तो कुछ रेडिएशंस डेविएट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, ओके। कुछ रेडिएशंस नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुए और कुछ रेडिएशंस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुए। एंड सम रेडिएशंस गो स्ट्रेट, दे डू नॉट डेविएट एट ऑल, बिल्कुल डेविएट नहीं हुए। पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो डेविएट हुए उसको हम बीटा रेज बोलते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुए उनको अल्फा रेज, और जो सीधे चले गए उसको गैमा रेज। इससे हमें क्या पता चलता है कि बीटा रेज पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। बीटा रेज डेफिनेटली क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए। और अल्फा रेज पॉजिटिव होंगे, इसलिए वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए। अपोजिट है ना, उल्टा। तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ होता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ होता है, इसलिए बीटा रेज कैसे होंगे, नेगेटिव, ठीक है। और अल्फा रेज कैसे होंगे, पॉजिटिव। और गैमा रेज न्यूट्रल, गैमा रेज कैसे होंगे, न्यूट्रल, बिकॉज दे डू नॉट डेविएट एट ऑल, है ना, वो भी डेविएट ही नहीं हुए। तो ये है, इसे बोलते हैं नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, रेडिएशंस का नेचर, ठीक है। तो 3 तरह के रेडिएशंस हमने देख लिए। Introduction to scientists. Hans Rutherford, scientist from New Zealand, did research on radioactive under the guidance of J.J. Thomson's Cavendish Laboratory at the Cambridge and McGill University, Canada में. He showed that nitrogen atom could be split by bombarding it with alpha particles. उन्होंने कहा किया, किसके, उनके गुरु कौन थे, वो सब यहाँ पे बताया है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन, जस्ट इंट्रोडक्शन है, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया कि नाइट्रोजन एटम कुड बी स्प्लिट। नाइट्रोजन एटम क्या होता है, स्प्लिट होता है, मतलब ब्रेक होता है, बाय बम्बार्डिंग इट विद अल्फा पार्टिकल्स। जब हम उसके ऊपर क्या डालते हैं, अल्फा पार्टिकल्स डालते हैं, तो वो स्प्लिट होता है। दिस एक्सपेरिमेंट
अस इन अ न्यू एरा इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स के फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए अल्फा बीटा एंड गैमा रेस के, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। आप यहाँ से आपको सब कुछ इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, तीनों इसकी प्रॉपर्टी, नेचर क्या है उसका, अल्फा रेस का, करंट ऑफ अल्फा, हेलियम के, जैसे हेलियम के कटाइंस है ना, 2 चार्ज है, कितने चार्ज है उसके, 2 पॉजिटिव चार्ज है, दिखाई दे रहा है आपको, 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हेलियम पे है ना। और दूसरा बीटा रेस पे क्या होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज। मैंने पहले इस पे कहा अल्फा पे 2 पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पे 2 पॉजिटिव चार्ज और बीटा पे एक निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। गैमा रेस तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, जैसे अपने सन से निकलते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वही वैसे ही, बस लाइट है वो, बस जस्ट लाइट है, वो दिखाई देता है हमें, ठीक है। उसका मास, अल्फा रेस का मास 4.0028, ठीक है। बीटा रेस का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन मास है, निग्लिजिबल मास है उसका 0.00548, और इसको तो मास ही नहीं होता, ठीक है। गैमा रेस को चार्ज 2 होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज, इस पर एक नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। वेलोसिटी कितनी होती है, 1/5 to 120 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट से, ठीक है, 1/5 टाइम्स होती है, या फिर 1/5 से लेके 120 टाइम्स तक उसकी वेलोसिटी होती है, ठीक है, मतलब इतनी हाई होती है ज़्यादा। 1/5 से 9 to 9/10 टाइम्स ज़्यादा होती है इसकी वेलोसिटी बीटा रेस की, और इसकी सेम होती है, ठीक है। हमने देखा ना लाइट के जैसे ही होता है ये, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं हमारे सन से जो रेस निकलते हैं उसके जैसी होती है, सो उसकी वेलोसिटी भी नियरली सेम ही होती है। डेविएशंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, डेविएशंस कैसे होते हैं, कहाँ कैसे होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स निगेटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और बीटा रेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि वो खुद नेगेटिव है ना। और गैमा रेस डेविएट ही नहीं होते। पेनिट्रेटिंग पावर देखिए, कैन पेनिट्रेट एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ थिकनेस लेस देन 0.02 mm से कम वाली जो शीट होती है उसमें से वो पेनिट्रेट हो सकते हैं। और इसका बीटा का पेनिट्रेटिंग पावर देखिए, कैन पेनिट्रेट एल्यूमिनियम शीट ऑफ थिकनेस 2 mm, मतलब विच इज 100 टाइम्स द पेनिट्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इसका पेनिट्रेशन जो होता है 100 टाइम्स ज़्यादा होता है अल्फा पार्टिकल्स से, इतना ज़्यादा होता है पेनिट्रेशन पावर इसका अल्फा पार्टिकल से। गैमा का देखिए, कैन पेनिट्रेट 15 सेंटीमीटर थिक, देखो पेनिट्रेशन पावर कितना ज़्यादा है इसका, ठीक है, मतलब 10,000 टाइम्स ज़्यादा है अल्फा पार्टिकल से। और बीटा का 100 टाइम्स ज़्यादा है, लेकिन इसका 10,000 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, पेनिट्रेशन पावर अल्फा पार्टिकल का। देखिए 15 सेंटीमीटर थिक लीड स्क्रीन में से भी वो चले जा सकते हैं, इतना ज़्यादा हाई पावर होता है। आयोनाइजेशन पावर इसका हाई होता है अल्फा का, बीटा का लो होता है, गैमा का वेरी लो होता है। पावर टू प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस मतलब चमकना, अंधेरे में चमकना, ये जो प्रॉपर्टी उसको फ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। वेरी हाई होता है अल्फा का, बीटा का वेरी लो होता है, और गैमा का लो होता है, ठीक है। Use of radioactive isotopes. So it is a misconception that radioactive elements are used only for making an atom bomb. The misconception लोगों में गलतफहमी है कि सिर्फ एटम बम बनाने के लिए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के यूजेस है, ठीक है, वेरियस अलग अलग फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, इंडस्ट्री, मेडिसिन, सारे फील्ड में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर यूज इट 2 ways, 2 तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली हम रेडिएशंस यूज़ कर सकते हैं, उसमें से निकलने वाले, ठीक है, उनका यूज़ कर सकते हैं, या फिर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे 2 तरीके के यूजेस होते हैं उसमें, ठीक है। नेचुरल रेडियोएक्टिव मतलब क्या, नेचुरल रेडियोएक्टिव मतलब क्या, 82 से लेके 92 एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें से कंटिन्यूसली रेडिएशंस निकलते रहते हैं, स्पॉन्टेनियसली निकलते रहते हैं नेचर में हमेशा ही। ऐसे वाले जो एलिमेंट्स होंगे जहाँ कहीं भी होंगे तो उसमें से वो कंटिन्यूसली रेडिएशंस निकलते रहते हैं, ठीक है, उसको हम नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। और आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स मतलब क्या, इसकी जो डिस्कवरी थी वो एक कपल ने की थी, ठीक है, वो कपल का नाम है फ्रेडरिक जूलियट क्यूरी, ठीक है। तो क्यूरी कपल ने ये इन्वेंशन किया है सबसे पहले
आर्टिफिशियली रेडिएशंस तैयार, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से रेडिएशंस निकाले। कैसे कैसे किया उन्होंने, वो एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको ये सब पता चला। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर फिशन के दौरान वो रेडिएशंस निकले थे, तो इस तरह से उसकी डिस्कवरी हुई थी। सो प्रोसेस ब्रॉट अबाउट इन द लेबोरेटरी बाय बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स, हाई एटॉमिक नंबर वाले जैसे यूरियम वगैरह है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस पर उन्होंने बम्बार्ड किया और फिशन हुआ, न्यूक्लियर फिशन हुआ। वो हम अगले साल पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिशन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर स्प्लिट होना, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स निकलना, ये सब न्यूक्लियर फिशन हम अगले साल पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर बम्बार्डमेंट किया तो न्यूक्लियर फिशन के दौरान बहुत सारे रेडिएशंस उसमें से निकले। तो इस तरह से आर्टिफिशियली रेडियोएक्टिव एलिमेंट से रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है। दे वेयर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1935 फॉर दिस इन्वेंशन। इस इन्वेंशन के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब देखते हैं रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज इन वेरियस फील्ड्स। कौन से फील्ड में उसका यूज होता है, पहले इंडस्ट्रियल फील्ड में देखते हैं। रेडियोग्राफी, इंटरनल क्रैक्स एंड वायर्स इन कास्ट आयरन आर्टिकल्स एंड आयरन सोल्डर कैन बी डिटेक्टेड। जो आयरन का वर्क करते हैं, है ना, आयरन के आर्टिकल्स बनाते हैं, वहाँ पे इस रेडिएशन का यूज़ होता है। मतलब वहाँ पे कुछ क्रैक तो नहीं रह गई, ये वगैरह बस देखने के लिए, विद द हेल्प ऑफ गैमा रेज। फॉर दिस पर्पज आइसोटोप्स लाइक कोबाल्ट 60, कौन सा आइसोटोप यूज़ करते हैं, कोबाल्ट 60। आइसोटोप का मतलब पता है तुमको, आइसोटोप मतलब क्या होता है, द एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर, जिसका मास नंबर डिफरेंट होता है ना, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हमें पता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इस तरह के, मतलब एटॉमिक नंबर्स उनका सेम है लेकिन मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोटोप। तो 3 तरह के हाइड्रोजन फॉर्म्स दिखते हैं, उसको हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बोला जाता है। वैसे ही कार्बन के आइसोटोप्स है, क्लोरीन के आइसोटोप्स है, वैसे इसके कोबाल्ट 60 एक आइसोटोप है। इरिडियम 192 ये एक आइसोटोप है, आर यूज इन रेडियोग्राफिक कैमरा में यूज करते हैं उसको। दिस टेक्निक इज यूज फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज इन मेटल वर्क। इस टेक्निक से फ्लॉज मतलब क्या, कुछ डिफेक्ट है क्या मेटल में, कुछ गैप वगैरह है क्या, वो देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ थिकनेस, डेंसिटी एंड लेवल, इसका भी यूज़ किया जाता है, मतलब लेवल गिनने के लिए, उसके थिकनेस मेजर करने के लिए, डेंसिटी मेजर करने के लिए। वैसे पॉसिबल नहीं है, जो इंडस्ट्रीज़ में जो इतनी कम थिकनेस वाले 0.02 थिकनेस वाले कैसे मेजर करेंगे, कैसे मेजर करते होंगे बराबर परफेक्ट, जो पार्ट्स बनाते, मशीन के वगैरह पार्ट्स बनाते, कैसे बनाते होंगे परफेक्ट बिल्कुल। तो उसके लिए ये सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल वहाँ पे होता है। सो इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द रिक्वायर्ड थिकनेस इन द मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, आयरन शीट से बनाते हैं ना, ऑफ डिफरेंट थिकनेस के पार्ट्स होते हैं, अलग अलग थिकनेस इसकी होती है, लेकिन बहुत ही कम थिकनेस होती है जो हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए मेजर करना इम्पॉसिबल है, और रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की मदद से करते हैं। वो कैसे करते होंगे, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज प्लेस ऑन वन साइड, एक तरफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रख देते हैं, एंड एन इंस्ट्रूमेंट इज टू मेजर द रेडिएशंस, और रेडिएशन मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट दूसरी तरफ रख देते हैं। रेडिएशन रीड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, रेडिएशन रीड करता है, और जितनी थिकनेस होगा उतने ही रेडिएशन वो मेजर करता है, ठीक है। वेरीज विद द थिकनेस, थिकनेस के साथ वो वेरी होता है, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इतनी थिकनेस है, जितनी थिकनेस रही उतना ही रेडिएशन उसमें से निकलते हैं, तो वेरी होता है, तो मशीन बराबर नोट कर लेती है। मटेरियल इनसाइड पैकिंग कैन ऑल्सो बी एग्जामिन बाय द सेम टेक्निक, पैकिंग मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, सेम टेक्निक यूज किए जाते हैं। ल्यूमिनेसेंट पेंट एंड रेडियो ल्यूमिनेसेंस, ल्यूमिनेसेंस मतलब क्या, अंधेरे में जो चमकते हैं, ठीक है, पेंट वगैरह, या फिर आप रात को अंधेरे में जाते हुए कहीं आपने ट्रैवल किया होगा तो आपको कहीं खंबे पे ऐसे एरोज वगैरह बनाए हुए दिखते हैं, वो चमकते हैं दूर से, पेंट होता है, ल्यूमिनेसेंस होता है। ल्यूमिनेसेंस पेंट मतलब क्या, चमकने वाला, अंधेरे में चमकने वाला। रेडियोएक्टिव, उसमें से रेडिएशंस निकलते हैं, उस पेंट में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डाले जाते हैं पेंट में, तो उसमें से रेडिएशंस निकलेंगे, वो चमकेंगे, है ना, ल्यूमिनेट करेंगे। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रेडियम, प्रोमेथियम, ट्राइटियम विथ सम फॉस्फर आर यूज टू मेक सर्टेन ऑब्जेक्ट्स विजिबल इन द डार्क, ठीक है, डार्क में ये ऑब्जेक्ट विजिबल होने के लिए, दिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैंड्स ऑफ क्लॉक, है ना, हैंड्स ऑफ क्लॉक को पेंट किया जाता है ताकि अंधेरे में अपने को घड़ी के कांटे हैं वो दिखाई दे। ऐसे कई ऑब्जेक्ट को पेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये पेंट, ठीक है। सो क्रिप्टॉन 85 इज यूज इन, क्रिप्टॉन 85 जो है वो HID लैम्प में यूज़ करते हैं। HID लैम्प मतलब हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प होते हैं, इसमें वो यूज़ किया जाता है आइसोटोप। वाइल प्रोमेथियम जो 147 जो होता है वो हम पोर्टेबल एक्सरे यूनिट में यूज़ करते हैं। पोर्टेबल एक्सरे यूनिट मतलब जो एक्सरे यूनिट हम कैरी करके लेके जा सकते हैं, जिसमें से एक्सरेज निकलते हैं, ऐसे वाला जो सोर्स ऑफ बीटा रेज है ना,
एक्सरेज निकलते हैं, ऐसा यूनिट, उसमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है। यूज इन सिरेमिक आर्टिकल, ल्यूमिनस कलर्स आर यूज टू डेकोरेट सिरेमिक टाइल्स, यूटेंसिल्स, प्लेट्स, इसके लिए ल्यूमिनस कलर्स यूज किए जाते हैं उनको डेकोरेट करने के लिए। अर्लियर यूरेनियम ऑक्साइड वॉज यूज इन दिस पेंट्स, पहले इसमें क्या यूज करते थे, यूरेनियम ऑक्साइड यूज करते थे। इधर अब देखते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में इसका क्या काम है, ठीक है। फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में द जीन्स एंड द क्रोमोसोम दैट गिव सीड्स प्रॉपर्टीज लाइक फास्ट ग्रोथ, हायर प्रोडक्टिविटी एटसेट्रा कैन बी मॉडिफाइड बाय मीन्स ऑफ रेडिएशंस। तो जो जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता है ये जो रेडिएशंस बहुत ही हार्मफुल होते हैं एक तरीके से। हिरोशिमा और नागासाकी पे जापान पे जब बॉम्ब डाला था अमेरिका ने, तो एटॉमिक बॉम्ब से जो रेडिएशंस निकले थे, तो अभी भी इतने सालों बाद भी वहाँ पे उनके जीन्स पे भी इफ़ेक्ट हुआ था, और अभी भी वहाँ पे आपको पता है कि डिफेक्ट उनके जीन्स में है और वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी हो रहा है। क्रोमोसोम पे इफेक्ट होता है इसका, ये डिफेक्ट कैरी किया जाता है जनरेशन टू जनरेशन, अभी भी वहाँ पे उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं, मतलब लोगों पे। तो बहुत ही भयानक परिणाम होता है, एटम बॉम्ब के जो रेडिएशंस निकलते हैं वो बहुत ही भयावह होते हैं, लेकिन अच्छे कार्य के लिए भी यूज़ किया जाता है, अच्छे काम के लिए। मतलब यहाँ पे जो हम प्लांट पे उसका यूज़ कर रहे हैं, अच्छे चेंजेस लाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जीन्स में अच्छे चेंजेस आने के लिए, क्रोमोसोम्स के प्लांट्स के जीन्स में अच्छे चेंजेस लाने के लिए, अच्छे चेंजेस मतलब अच्छी ग्रोथ हो, फास्ट ग्रोथ हो, हायर प्रोडक्टिविटी मिले, इस तरीके से हम उस जीन्स को मॉडिफाई करेंगे, इस तरीके से क्रोमोसोम्स को मॉडिफाई करेंगे बाय मीन्स ऑफ रेडिएशंस, और उसका हम एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे, ठीक है। द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स कोबाल्ट 60 वो फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑनियन, पोटैटोज, इनके ऊपर ना गैमा रेज डाले जाते हैं, किस लिए इनके ऊपर रेडिएशंस डाला जाता है, ये रेडिएटेड किया जाता है इनको, ताकि उनको स्प्रोटिंग ना हो। स्प्रोटिंग मतलब कोम्ब आते हैं ना उसके ऊपर, तो वो काम से चले जाते हैं, फिर खराब हो जाते हैं जल्दी, इसीलिए वो स्प्रोटिंग ना हो, इसलिए गैमा रेज का बम्बार्डमेंट किया जाता है पोटैटोज पर। स्ट्रॉन्शियम 90 इज यूज एज अ ट्रेसर इन रिसर्च ऑन वेरियस क्रॉप्स, ठीक है। स्ट्रॉन्शियम 90 रिसर्च पर्पस में यूज़ किया जाता है, ट्रेसर है ये। ट्रेसर मतलब सपोज हमें देखना है, कोई भी स्टडी करना है प्लांट का, ठीक है, ये एलिमेंट कहाँ कहाँ जाता है, तो बस ये स्ट्रॉन्शियम 90 डाल दिया जाता है, वो इल्यूमिनेट होता है ना, वो पता चलता है कि वो एलिमेंट कहाँ कहाँ प्लांट में, उसको ट्रेस करता है, ठीक है, ट्रेस करते हैं और पता चल जाता है रिसर्च पर्पज़ में कि स्ट्रॉन्शियम 90 से कि ये एलिमेंट कहाँ कहाँ गया, प्लांट के किस पार्ट में गया, इस तरीके से। मेडिकल साइंस में वो किस काम आते हैं, बहुत यूजेस है मेडिकल साइंस में। तो उसके पॉलीसाइथेमिया जो डिसीज़ है, रेड ब्लड सेल्स काउंट जिसमें इंक्रीज हो जाता है, आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है इस डिसीज़ में, पॉलीसाइथेमिया डिसीज़ में। तो यहाँ पे फॉस्फोरस 32 ये आइसोटोप रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए पॉलीसाइथेमिया में। पॉलीसाइथेमिया मतलब इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, आरबीसी काउंट बढ़ जाता है उस पेशेंट का। बोन कैंसर में स्ट्रॉन्शियम 89, स्ट्रॉन्शियम 90, सेमेरियम 153 एंड रेडियम 223 आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन कैंसर। ये सारे आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में, हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब क्या, यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड होती है गले में, उसको वो एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इस दौरान ये हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है इंसान का, इंस्पायर्ड भूख वगैरह नहीं लगती, एपेटाइट है ना, इंसोम्निया वगैरह की वजह से सिम्टम्स दिखाई देते हैं वहाँ पे। इट अकर्स ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ये क्यों होता है, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं बाय द थायराइड ग्लैंड से। इसके लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन 123 यूज़ किया जाता है। ट्यूमर डिटेक्शन के लिए बोरॉन 10, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, ये सारे ब्रेन ट्यूमर के डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। आर्सेनिक 74 जो है वो छोटे छोटे स्मॉल ट्यूमर्स वगैरह डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सी हजार्ड्स और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एंड रेडिएशंस, क्या क्या हजार्ड्स होते हैं उसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हो जाती है, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे उसका परिणाम हो जाता है अगर हमारे ऊपर गलती से रेडिएशंस आ गए तो। इसलिए जो एक्सरेज डाले जाते हैं, एक्सरे लेने के लिए किसी ने एक्सरे लिया होगा तो उनको पता है कि पर्टिकुलर पार्ट पे ही डाला जाता है, ठीक है, ताकि बाकी जो टिश्यूज़ वगैरह है उनको वो उनकी डेथ ना हो, इसलिए।
हेरिडिटी उस पर कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए हेरिडिटी डिफेक्ट्स होते हैं इसकी वजह से। बम्बार्डेड नो रेडिएशंस ऑन डीएनए इन द बॉडी, अगर बॉडी के डीएनए के ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया रेडिएशन तो इसमें हेरिडिटी डिफेक्ट होते हैं। और एक बार हेरिडिटी डिफेक्ट हो गया कि वो जनरेशन टू जनरेशन वो डिफेक्ट कैरी ऑन होते हैं, बच्चे भी डिफेक्टिव पैदा होगी फिर, ठीक है। रेडियोएक्टिव रेडिएशंस कैन पेनिट्रेट द स्किन, ये जो स्किन में भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, स्किन कैंसर हो सकता है उसकी वजह से, ल्यूकेमिया हो सकता है। व्हाट इज ल्यूकेमिया? इट्स अ ब्लड कैंसर, ओके, मीन्स इन विच WBC काउंट्स डिक्रीजेस। रेडिएटिव पोल्यूटेंट्स जो होते हैं क्रिएटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन के दौरान, कोई भी एक्सप्लोजन के दौरान, मतलब एटॉमिक बॉम्ब वगैरह, उसके दौरान जो रेडिएशंस निकलते हैं दैट में एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर में से हमारे बॉडी में जा सकते हैं। जो ये होते हैं ना एटॉमिक पावर स्टेशन होता है, एटॉमिक पावर स्टेशन, वहाँ पे भी बहुत ही रिस्की होता है वहाँ पे काम करने लोगों के लिए। दैट कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर ऑल्सो। अगर समंदर में चले गए ये रेडिएशन तो फिशेज वगैरह की बॉडी में चले जाएंगे, और फाइनली जब हम फिशेज के खाएंगे फिशेज को तो हमारे बॉडी में भी वो आ सकते हैं। सो इन दिस वे रेडिएक्टिव पेंट कैन ऑन द वॉच पे वगैरह रेडिएक्टिव पेंट लगा हुआ हो तो उसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप स्ट्रोंशियम 90 कैन एंटर द बॉडी थ्रू प्लांट्स। आपको मैंने अभी बताया ऊपर एग्रीकल्चर फील्ड में स्ट्रोंशियम 90 का यूज़ बहुत करते हैं, और एग्रीकल्चर में जब यूज़ करते हैं उसका तो प्लांट में चले जाने का डर रहता है, और उसके थ्रू प्लांट के थ्रू हमारे बॉडी में जा सकता है, और हमें बोन कैंसर और ल्यूकेमिया जैसे डिसीज भी हो सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस हजार्ड्स। अ पीप इनटू द पास्ट, देखिए चेरनोबिल डिसास्टर में, चेरनोबिल में एक हादसा हुआ था ऑन 26 अप्रैल 1986 में। ग्रेफाइट रिएक्टर जो था ना वहाँ का, चेरनोबिल का एटॉमिक पावर स्टेशन है ये, वहाँ पे एक्सप्लोड हो गया था, और सडनली रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स वहाँ पे रेडियो आइसोटोप से बहुत सारे रेडिएशंस निकले थे। ड्यू टू दिस एपिसोड रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू वाटर एंड लैंड कैन कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस थे। दिस गॉट carried further into the next generation. Thyroid disorders increase in children as well as adult. थायराइड डिसऑर्डर जो होते हैं बच्चों में या एडल्ट में बढ़ने के चांसेस होते हैं। एज अ रिजल्ट इंसिडेंस थ्रोट डिसीज इज ग्रेटर दैन इन अदर प्लेसेस। जहाँ पे एटॉमिक पावर स्टेशन वगैरह है उसके संपर्क में अगर जो लोग आते हैं उनको ये सारे डिसीज होने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। सम केमिकल सब्सटेंस, ये हाँ ये हम कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।